नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए जनता दर्शन के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इसके अलावा शिकायत प्रणाली के लिए एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप्स की लॉन्चिंग करते हुए ये कहा कि प्रदेश में 11 महीने से कोरोना महामारी के चलते दूर दराज के इलाकों से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लखनऊ आने में काफी कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ा। इसी वजह से ये आइडिया आया कि एक जनता दर्शन मोबाइल ऐप शुरू किया जाए, जिससे ऐसे लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निराकरण तेजी से घर बैठकर ही हो सके। तो गांव के लोग भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दर्शन ऐप लॉन्च किया और डिप्टी सीएम ने ई शिकायत पोर्टल का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि जनता दर्शन को तकनीक के साथ जोड़ा गया, गांव के लोग भी तकनीक का इस्तेमाल कर पाएंगे। हर शिकायतकर्ता की फरियाद सुनी जाएगी और देश धीरे धीरे तकनीक में आगे बढ़ रहा है। जनता दर्शन जो कार्यक्रम हम लोगों का नियमित रूप से चलता है, उसे तकनीक के माध्यम से प्रदेश के किसी जिले में, किसी तहसील में, किसी गांव नगर में रहने वाले प्रदेशवासियों की कोई शिकायत है तो अब हम सब जनता दर्शन के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। उसके माध्यम से भी समस्याओं को सुनना, उसका समाधान करना। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हमारे विभागीय राज्य मंत्री आदरणीय चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, हमारे लोकप्रिय विधायक इस मौके पर हैं श्री राम नरेश रावत जी, बछरावा विधायक, हमारे प्रमुख सचिव श्री नितिन गोकर्ण जी, हमारे प्रमुख अभियंता द्वय और सभी अधिकारी और मेरे सभी पत्रकार मित्रों। धीरे धीरे देश तकनीकी के आधार पर कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश ने भी कोविड काल में ऐप की भी सहायता से और कई वर्चुअल ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करके सेवा यहाँ की जनता की करने का प्रयास किया है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से मैं विशेष तौर से जो पूरी टीम है यहाँ पर, हमारे ओएसडी हैं श्री विनीत वर्मा जी और उनके साथ पूरी सहयोगियों की टीम है, इन लोगों ने बहुत परिश्रम करके देश में अपने प्रकार का पहला यह जनता दर्शन की दृष्टि से ऐप का निर्माण किया गया और इसको बहुत सार्थक और सारगर्भित बनाने की दृष्टि से बहुत इसमें परिश्रम किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मैं इस ऐप की उपयोगिता कितनी है इसको साबित करने का हम लोग इसलिए प्रयास करेंगे कि अगर किसी ने कोई शिकायत किया, वैसे भी हम सबका स्वभाव है कि कोई शिकायत लेकर आया, कोई समस्या लेकर के आया, तो उस समस्या का समयबद्ध सीमा में समाधान होना चाहिए। कई बार कुछ शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से किए बगैर कुछ अधिकारी और कर्मचारी केवल पेपर फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक अलग से टीम तैयार की गई है जो एक एक समस्या की मॉनिटरिंग भी करेगी कि अगर कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, या केवल जांच और रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि जो पीड़ित पक्ष है उससे भी पूछ करके संतुष्ट है कि नहीं वह व्यक्ति, उसकी जो समस्या थी उसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर हमारे यहाँ एक कॉल सेंटर होगा, उनसे भी संवाद बना करके रखा जाएगा। और जनता दर्शन की दृष्टि से जो यह मोबाइल ऐप मुझे बताया गया है कि यह केवल 50,000 रुपए में बनाया गया है। वैसे अगर प्रोफेशनल लोग, हमारे विभाग की सारी टीम ने किया है, अगर प्रोफेशनल लोग इसे बनाते तो कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च इसमें आता। तो मैं
पूरी टीम को भी इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं और जनता दर्शन मोबाइल ऐप जो देश में पहला ऐसा ऐप बना है और जिसके माध्यम से हम प्रदेश, चूंकि हमारा 24 करोड़ से अधिक आबादी की ओर बढ़ रहा है और समस्याएं भी बहुत सारी रहती हैं और उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल प्रदेश है। सहारनपुर के किसी व्यक्ति को अगर लखनऊ किसी समस्या के लिए हम लोग सोमवार को जनता दर्शन कार्यक्रम करते हैं, अगर उन्हें आना पड़ता है तो उनका हजारों रुपए तो आने जाने के किराए में खर्च हो जाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए तिलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, रिटायर्ड आईएएस ए के शर्मा समेत 9 निर्वाचित सदस्यों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बता दें कि यूपी एमएलसी के लिए हाल ही में 12 सीटों पर बीजेपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें से कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। उन्हें राज्यपाल ने कार्यकारी उपसभापति की शपथ दिलाई थी। वहीं सपा के एमएलसी राजेंद्र चौधरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में 11 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्र अब कक्षा में अपने गुरुजी से सीधे रूबरू होकर सवाल कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर भेजा था, जिस पर अंतिम मुहर लग गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 10 फरवरी को खुलेंगे। वहीं प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का शिक्षण कार्य 1 मार्च से शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि कोरोना काल के पूर्व की तरह जैसे विद्यालय संचालित किए जाते थे वैसे ही विद्यालय एक बार फिर से संचालित होंगे। हालांकि स्कूल प्रशासन को मास्क, थर्मल स्कैनर, स्वच्छता और छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान देने की हिदायत दे दी गई है। वहीं यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। बजट को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बार कोशिश है कि बजट को रिप्लेस किया जाए और ये पिछली बार के बजट से भी बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा कि बजट कितना बड़ा होगा ये अभी हम नहीं बता सकते। विधायकों को टैबलेट खरीदने के लिए कहा गया है। विधायक 50,000 तक की धनराशि का टैबलेट खरीद सकते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के पेपरलेस बजट के बाद योगी सरकार भी पेपरलेस होने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के बजट सत्र में यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। यह सरकार का 5वां और इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है। इस बार यूपी का बजट 5,50,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। बजट की तारीख 17-18 तारीख से प्रारंभ है। अच्छा। और बजट की तारीख हम आपको बताएंगे। सर पेपरलेस होगा पूरा? जी, कोशिश यही होगी कि आप लोगों की इच्छा अनुरूप हो पाए। तो सर बजट का आकार भी बड़ा होगा। 5,12,000 करोड़ का पिछली बार था, इस बार 5.5 लाख का आंकड़ा हमें लगता है छुएगा क्या? बड़ा तो होगा, लेकिन कितना होगा ये कहना अभी मुश्किल है। सर ई टैब खरीदने के लिए विधायकों को कुछ बजट आवंटित किया गया, 50,000 रुपये, ऐसी सीमा निर्धारित की गई है? जी हाँ, जब हम पेपरलेस की बात करते हैं तो सभी विधायकों के पास कम से कम टैबलेट तो होनी चाहिए, तो तो इसके लिए व्यवस्था की गई। विधायक अपनी सैलरी से खरीदेंगे या जो उनको निधि मिलती है उससे खरीदेंगे? विधायकों को सरकार देगी। सर उनको चिट्ठी जो लिखी गई, लिखा है कि पहले आप खरीद लीजिए फिर बाद में प्रतिपूर्ति करेंगे। जी, इसलिए कि इसको जल्दी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ से परचेजिंग की जाती तो उसमें टेंडर करना तमाम तरीके से समय लगता। उसमें धनराशि ऊपर नीचे नहीं हो जाएगी? कोई 60,000 खरीदेगा, कोई 50,000 खरीदेगा। अब 50,000 रुपये सरकार दे रही है। 50 फिक्स कर देगा। सर उसमें तो एक प्रोडक्ट का बकायदा नाम लिखा है कि एप्पल आईपैड ही खरीदिए। तो एप्पल आईपैड जो है वो अभी तक की परफॉर्मेंस जो देखी गई है वो अच्छी है।
लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर को वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर से हमारे संवाददाता ने भी खास बातचीत की है। लगा है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिसमें लखनऊ का कमिश्नर डीके ठाकुर ने वैक्सीन लगाया। जिन्होंने वैक्सीन लगाया, डॉक्टर हमारे साथ खुद उपलब्ध, उनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में क्या है। सर, डीके ठाकुर जो कमिश्नर लखनऊ, उन्होंने वैक्सीन लगाया जी, उस पर क्या हुआ, कैसे किया जाएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा है कि जैसे भारत सरकार ने निर्धारित किया है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स का, फिर दूसरे चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण होना है। उसमें कमिश्नर साहब ने स्वयं आकर के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिसको भी कोई भ्रांति हो इसके संबंध में, वो भ्रांति ना हो और लोग आगे आएँ, अपने आप ही टीकाकरण करवाएं। उसको टीकाकरण करवाने में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रोत्साहन करता है लोगों का, यदि कमिश्नर स्वयं आते हैं पहले बार में टीका लगवाने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा। वो आए, बहुत अच्छा लगा कि वो आए और हमारे वहाँ टीकाकरण करवाया। इस तरीके से जितने भी अन्य पुलिसकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका वेलकम है। जब आएंगे तो हम लोग टीकाकरण। जो अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में कि वैक्सीनेशन लगाने से नुकसान हो रहा है, उसको भी लाभ लेने के लिए आप क्या बताएंगे? अभी जो अफवाहें थी मेरे ख्याल से काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि शुरुआत में जब तक का टीकाकरण अभियान चालू नहीं हुआ था तब तक तो ज़्यादा लोगों के मन में संशय था। बट धीरे धीरे अब जब टीकाकरण हो रहा है, लोगों को दिख रहा है कि ऐसी कोई गंभीर समस्या अभी तक का कहीं भी रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे संस्थान में अभी तक का मुझे लगता है 3 से 4 हज़ार लोगों का तो टीकाकरण हो चुका है, लेकिन अभी तक का ऐसा कोई गंभीर विषय सामने नहीं आया है। तो ये पूर्णतः सुरक्षित है और अब कम हो गया है, और जो लोगों के मन में एप्रीहेंशन या संशय था वो अब कम हो रहा है। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। शुरुआती चरणों में हमने देखा कि कम लोग आ रहे थे, कम प्रतिशत था जो बेनिफिशरीज हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारा प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कल 70% लोगों ने लगवाया था, आज हमको लगता है 80 से 90% हम लोगों का टारगेट मीट होगा। जैसा कि देखा आपने कि लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर ने वैक्सीनेशन लगाया और उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है कि जो लोग अफवाहें उड़ रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर जो संशय था, उस पर विराम लग गया। कैमरामैन मुश्ताक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। रायबरेली के जोरावर खेड़ा क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिसके चलते परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है। फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में जीएसटी टीम ने अवैध रूप से चल रहे तंबाकू के गोदाम में छापा मारा और उसको सील कर दिया। गोदाम में अवैध रूप से तंबाकू की पैकिंग भी मिली है। गोदाम से लगभग 800 लीटर पैरोथिन ऑयल भी बरामद किया गया है। ज्वाइंट कमिश्नर हरिलाल ने बताया कि जीएसटी को कंपनी के नाम से अवैध रूप से संचालित गोदाम पकड़ा गया है, जिसका कोई भी प्रपत्र नहीं मिला। इसी वजह से गोदाम को सील कर कार्रवाई की जा रही है। गोदाम का नाम जीएस टोबैको कंपनी है कायमगंज में। इनके द्वारा सुपर चार्ज ब्रांड नाम से जो है चेविंग टोबैको निर्मित तंबाकू बना करके 16 ग्राम के पाउच में 4 रुपये 70 पैसे के एमआरपी के हिसाब से बिक्री की जाती है, जो इनके द्वारा लेखा पुस्तकों में न दर्शा करके केवल 28% की सामान्य तंबाकू, लूज तंबाकू की आपूर्ति दर्शाई जा रही है, जिसके कारण भारी मात्रा में टैक्स अपवंचन इनके द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं संत कबीर नगर के पौली ब्लॉक के सोनहन ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। इस मामले में एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी ने उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी है और गांव के विकास कार्यों की जांच कराने का आदेश दिया है। मामले की शिकायत गांव के पूर्व प्रधान मोहम्मद अजीम ने डीएम को खत के जरिए दी थी। वहीं जांच के दौरान अधिकारियों को ग्राम प्रधान के गांव में कराए गए विकास के काम में घोटाला सामने आया है। इसी के बाद डीएम ग्राम पंचायत अधिकारी के वित्तीय अधिकारों को सीज कर उसे निलंबित कर चुके हैं। ग्राम पंचायत सोनहन का पूर्व प्रधान हूं और मेरे द्वारा वर्तमान प्रधान के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला कृषि अधिकारी और जल निगम के जज द्वारा जांच कराई गई। ये 10-11 बिंदुओं पर
जिसमें 2-3 वर्ग तो ऐसे मिले कि 2,38,000, 2,60,000 और 86,000 पैसा निकाल लिया गया है। निर्माण कार्य कोई नहीं हुआ था। उसकी जांच आख्या में रिपोर्ट आ चुकी है। प्रधान घबरा करके हमारे ऊपर दबाव बना करके हमको धमकी दे करके उस काम को जबरन निर्माण कार्य करा रहा था और उसको जिले के अधिकारियों ने उसको निर्माण कार्य जांच प्रक्रिया समाप्त होने तक रुकवा दिया था। वर्ष 2017 के कार्य योजनाओं को जांच करा के मुझे सिर्फ परेशान किया जा रहा है। जांच मौके पे की गई है, एमबी सारी चीज़ें मौजूद है, मौके पे सारे निर्माण कार्य मौजूद हैं। जो शिकायत करता है वो पूर्व प्रधान है। उनके समय लगभग 40 लाख रुपए घोटाले की जांच चल रही है। जो जांच में वो दोषी पाए हैं, उस रिकवरी को रोकने के लिए, जांच में हमको समझौता करने के लिए, मुझसे पैसा लेने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उस जांच को ख़त्म कराए, नहीं तो आपके खिलाफ़ जांच कराकर हम आपको दंडित कराएंगे। ग्राम सोनहन में कुछ बिंदुओं पर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगे गए थे। ग्राम प्रधान द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया और उस स्पष्टीकरण के परीक्षण के लिए श्री अरुण कुमार ADPRO को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी की जांच आख्या प्रतीक्षित है। उनकी जांच आख्या आने के बाद गुण दोष के आधार पर फैसला लिया जाएगा। जहां तक आपका ये कहना है सचिव पर कार्रवाई के लिए, सचिव शासकीय कर्मचारी हैं। अपील अनुशासन नियमावली के अंतर्गत उन पर कार्रवाई उनको निलंबित किया गया और उन पर उसके लिए जाँच अधिकारी नामित किया गया है। जाँच अधिकारी की आख्या आएगी, उसके गुण दोष के आधार पर सचिव के विरुद्ध जो आरोप पुष्ट होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो उनको फिर बहाल किया जाएगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के एक पॉश सेक्टर में बुजुर्ग दंपति का शव उनके घर में बरामद हुआ है। बुजुर्ग महिला का शव उनके बेडरूम में मिला, जबकि उनके पति का शव घर के बेसमेंट में पाया गया है। बदमाशों ने दोनों की हत्या कर घर में लूट को अंजाम दिया, जिसके बाद मौके से वो फरार भी हो गए। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की जांच शुरू की है। फॉरेंसिक की टीम को बुलाकर घटना की बारीकी से जांच कराई जा रही है। हत्या की इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में डर का माहौल है। मेरी सिस्टर आई थी, उसको फ़ोन नहीं मिल रहा था मम्मी का और पापा का, दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। तो फिर वो घबराहट सी हुई, ऐसा होता नहीं है, फ़ोन हमेशा ऑन रहते हैं। फिर वो आई यहाँ पे 6:30 बजे, 6 बजे फ़ोन किया मेरे को कि फ़ोन नहीं मिल रहा है और 6:30 बजे आधे घंटे में आ गई थी यहाँ पे। फिर उसने मुझे फ़ोन किया एकदम से कि मम्मी नहीं रही, पापा तो मिल ही नहीं रहे थे हमको। तो हमने आए, पुलिस सब आ गई, तब तक पुलिस हमने बुला ली थी, पुलिस वाले आ गए थे सारे। तो मम्मी को उठा के मेरी सिस्टर ने बेड पर लिटा दिया था। तो उस टाइम पे नहीं पता चला था कि उनको कहाँ पे चोट लगी है, बस हाँ मफलर दिखा साथ में, ऐसा लगा रहा था इसकी गला घोटा किसी ने। कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है और सुमन नाथ जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा की वही कोठी में, जहां पे सुबह सुबह बुजुर्ग दंपतियों की हत्या कर बदमाश फरार हो गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वही बेसमेंट है जहाँ पे बुजुर्ग दंपति को लाकर पहले यहाँ पे ये पार्टी करते हैं और उसके बाद बुजुर्ग दंपति की हत्या कर बदमाश यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जिन बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बुजुर्ग दंपति से पहले से ही परिचित थे। अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा पुलिस इसका कब तक मर्डर का खुलासा करेगी। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज। फर्रुखाबाद में अपात्रों को सरकारी आवास आवंटन के मामले में खंड विकास अधिकारी की बदतमीजी का वीडियो सामने आ चुका है। दरअसल इस मामले में गांव के लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद खंड विकास अधिकारी राजेश बघेल ने गांव के लोगों को बुरी तरह से हड़काया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी आवास सिर्फ अमीरों को ही दिया जाएगा। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें अधिकारी गांव के लोगों को धमका रहा है।
वहीं यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठकें कर रही हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी की तरफ से वाराणसी में प्रदेश संगठन में महामंत्री सुनील बंसल की पार्टी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर फोकस किया गया। इस दौरान काशी से आए पार्टी पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव को देखते हुए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। शहर के एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश संगठन के महामंत्री के अलावा काशी क्षेत्र के जिलाध्यक्षों और कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। प्रदेश वंदे मातरम गायन के लिए मैं काशी क्षेत्र की मंत्री आदरणीय वक्ता तिवारी, क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय सुशील त्रिपाठी जी से अनुरोध है। ये काशी क्षेत्र के क्षेत्र कार्य समिति की, जिले के सम्मानित जिला अध्यक्षों की और जिले के अभी नवनियुक्त जिला प्रभारियों की बैठक आज काशी क्षेत्र के वाराणसी जनपद में आहूत की गई है, जिसमें आदरणीय सुनील बंसल जी प्रदेश संगठन महामंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। इसमें विशेष रूप से हम सब संगठन की रीति नीति पर चर्चा करेंगे, आने वाले पंचायत चुनाव की चर्चा करेंगे और जो एक देश के लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा बजट आया है जो जिसके दिल में किसान बसते हैं, जिसके दिल में गांव बसता है, एक ऐसा सुगम्य बजट मिला है। ललितपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी का ग्रामीणों से घूस लेते वीडियो सामने आया है। गांव वालों के मुताबिक ग्राम पंचायत अधिकारी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 10,000 की घूस ले रहा है। वहीं गांव के लोगों की माने तो अधिकारी 2017 से ही पीड़ितों से चक्कर लगवा रहा है। इस बीच गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अशोक कुमार अहिरवार लोगों को अपने आवास बुलाकर रिश्वत लेता है। वहीं अब ग्राम पंचायत अधिकारी की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो शराब पीता हुआ भी नजर आ रहा है। गांव वालों का यह भी कहना है कि आरोपी अधिकारी पहले भी कार्रवाई इस पर की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये बार बार छूट जाता है। अलीगढ़ के थाना कुआरसी में 28 जनवरी को हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल यहां डॉक्टर शैलेंद्र सिंह नाम के एक शख्स का कुछ लोगों ने अपहरण किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में मोहित चौधरी नाम का एक शख्स घर से भागकर शादी करना चाहता था, जिसमें पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों का एक बड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इन पर कासगंज, एटा, अलीगढ़ सहित कई जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। वह क्लिनिक पर जा रहा था, अचानक रोड से 10-15-20 कदम पहले उन्होंने खिड़की खोल के पिस्टल लगा करके मुझको ज़बरदस्ती अंदर खींच लिया और मेरी आंखों में पट्टी बांध दी, मुझे नीचे बैठने को मजबूर कर दिया और सीधे सीधे मुझे अतरौली रास्ते ले गए। छर्रा की तक मुझे मालूम है, उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम उन्होंने मुझे कहाँ रखा। तो वहीं कोरोना को लेकर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है, वो भी देखिए। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 163 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 323 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 4,462 है। इनमें से 1,156 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 410 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के चिकित्सालयों में अपना निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब इस समय संक्रमित लोगों की संख्या कम होने के कारण से अब L1 के अस्पताल, L1 स्तर के और जो हमारे कोविड केयर सेंटर थे उनको अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अब केवल L2 और L3 स्तर के अस्पताल हैं जहां सभी प्रकार की सुविधाएं, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब लोगों को जो भी संक्रमित हो रहे हैं सिर्फ वहीं पर भर्ती किया जा रहा है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,87,984 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक
8,682 लोगों की मृत्यु हुई है और कल कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से केवल 2 लोगों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है, जो पिछले कई महीनों का न्यूनतम है। कल प्रदेश में 1,12,413 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,84,53,058 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 4,545 व्यक्तियों ने टेलीमेडिसिन का उपयोग किया। घर बैठे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से घर बैठे चिकित्सकों की राय प्राप्त की और ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिसे हम सबों को उपयोग में लाना चाहिए। संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण कम हुआ है, अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको अस्पताल में कोई बिल्कुल आकस्मिक चिकित्सा नहीं करानी हो, अगर आपको केवल परामर्श प्राप्त करना है चिकित्सकों का प्रारंभ में, तो आप इस पोर्टल का उपयोग करिए। ई संजीवनी गूगल पर टाइप करेंगे, आपको वो पोर्टल मिल जाएगा और उसमें आपको अपने फ़ोन नंबर से उसमें भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एक OTP आती है, जैसे आप जब कोई अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, एक OTP आती है, वैसे ही एक 1 टाइम पासवर्ड आता है और जब आप उसको आप दे देते हैं, डाल देते हैं, उसके बाद आपका पंजीकरण हो जाता है। फिर आपकी डॉक्टरों से बातचीत होने लगती है, जिस हिसाब से जैसी आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से डॉक्टर आपसे बातचीत करते हैं, वीडियो कॉलिंग होती है और फिर आपको अपना वो परामर्श भी देते हैं और जो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो भी आपके फ़ोन पर या आपके कंप्यूटर पर चला आता है। तो कल 4,545 लोगों ने इस सुविधा का उपयोग किया है प्रदेश में और अब तक कुल मिलाकर 4,80,425 व्यक्ति इस पोर्टल का उपयोग कर चुके हैं। सर्विलांस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अब तक हम 1,84,781 इलाकों में 5,10,654 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,30,784 घरों का सर्विलांस हम कर चुके हैं। हमारी टीमें इतने घरों में गई हैं, लोगों से उनका हालचाल पूछा है, जहां भी कोई लक्षणात्मक व्यक्ति मिला है उसकी सैंपलिंग की गई है, उसका टेस्टिंग कराया गया है। अगर उनको संक्रमण निकला है तो उनको आइसोलेट किया गया है और लोगों को सलाह दी गई। तो इस प्रकार से ही इसके माध्यम से संक्रमण को प्रदेश में इतने बड़े प्रांत में नियंत्रित रखा जा सका है। जो कुल लोगों की संख्या है जो इन घरों में रहने वाले हैं, उनकी संख्या 15,26,54,587 है। आपको इस बात का ध्यान है कि अपने प्रदेश में हम कोविड के वैक्सीनेशन का कार्य गुरुवार और शुक्रवार को करते हैं। तो जैसा कि बिल्कुल साफ है, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए आप सभी पूरी सावधानी रखिए। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। अब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।